वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर 2024 और 4 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चर्चा में रही हारपून एंटी शिप मिसाइल का संबंध किस देश से है। नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 4 अक्टूबर 2024 की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जिस भी साथी ने अब तक ये पुस्तक नहीं ली है, सीएटी स्पेशल 12वीं एग्जाम के लिए ये सीएटी पुस्तक है, रामबाण साबित होगी। ये पुस्तक आप जरूर लेकर आए। इसके अंदर इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा और जल्द ही आपके लिए इस पुस्तक का रिवीजन भी आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस पुस्तक का रिवीजन आपको मिलेगा यूट्यूब प्रताप क्लासेस पर, और 80 580 22 001 पर आप ये पुस्तक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया। मोदी जी ने। मोदी जी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम क्या कर दिया। जमैका मार्ग। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा, तो ये करेगा फिनलैंड के अंदर। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया। मुंबई में। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए जिसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये किया है के श्रीनिवास राव को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान का कहाँ प्रारंभ किया, तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको पीछे वाले मिल चुके हैं। 2 और 3 अक्टूबर का टेस्ट आपको मिल गया ऐप के अंदर। साथ में सितंबर महीने की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। अब बचा आपके लिए सितंबर महीने का मंथली जो टेस्ट है, वो भी आज आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको कल शाम को मिल चुकी है ऐप के अंदर। राजस्थान की मिल गई, फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, ठीक है। तो सीईटी में राजस्थान वगैरह है, इंडिया, दोनों की पीडीएफ आपको मंथली जो है ऐप के अंदर मिल चुकी है। और मंथली टेस्ट है राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड का, वो आज मंथली टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। बस आप कंटिन्यू मेहनत करो, निरंतर क्लास देखो, उसी में बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन सा देश है 2025 के अंदर पहली बार खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा अपना देश भारत। हालांकि अभी तक इसका कोई राज्य वगैरह नहीं आया है, कोई भी तारीख वगैरह नहीं आई है कब होगा, किस राज्य के अंदर होगा, लेकिन इतनी ही डिटेल आई है कि 2025 के अंदर है, भारत है वो पहली बार खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश है, भारत करेगा। और स्कॉटलैंड ऑप्शन में देखो, स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, जो आगामी 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे की मेजबानी करेगा ग्लासगो। 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ना 2026 के अंदर, तो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वहां पर ये मेजबानी करेगा। और जमैका के प्रधानमंत्री अभी जो है 3 दिवसीय 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे थे। इतनी चीजें साथ साथ में आपको याद करनी है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने की योजना का खुलासा किया है। इस शानदार चैंपियनशिप में क्या शामिल होंगे, 24 देश शामिल होंगे 6 महाद्वीपों से। 24 देश शामिल होंगे 6 महाद्वीप से। इसके अंदर 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें इसके अंदर शामिल होगी। तो इतना ही आपको एक बार याद रखना है कि 2025 के अंदर भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 16 पुरुष टीमें होंगी और 16 महिला टीमें होंगी।
हाल ही में चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? लगा लो स्टार, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ताजा ताजा सीएटी के अंदर टपक चुका है। तो अभी हाई मोबिलिटी की एक रॉकेट सिस्टम था हाई मोबिलिटी का, तो उसका विकास किस देश ने किया? इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो अमेरिका ने किया था, वो सीएटी के अंदर आ चुका है। अब ये एक बार फिर चर्चा में रही है, हार्पून एंटी शिप मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये इसका विकास किया गया था यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा इसका विकास किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल सीएटी के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे। ताइवान इन दिनों चीन से युद्ध की तैयारी में जुटा है। अब देखो, ताइवान को पता नहीं क्या हो गया, वो चीन से युद्ध करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच ताइवान को अमेरिका से 100 जमीन से लॉन्च होने वाला हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का पहला बैच मिला है। अब ताइवान ने कहा कि मैं चीन से युद्ध करने जा रहा हूं। इसी बीच ताइवान क्या कर रहा है, भी अमेरिका देश है ना, अब उससे देखो ये मिसाइल खरीद रहा है। उसने मिसाइल खरीद ली है ताइवान ने अमेरिका से, तो हार्पून एंटी शिप मिसाइल का पहला बैच ले लिया है। हार्पून मिसाइल को रडार से आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है। यानी कि आसानी से इसको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्यादातर लगभग समुद्र का जो सतह है ना, उसके करीब ये उड़ान भरेगा। अमेरिका ने कई युद्धों और दूसरे सैन्य अभियानों में हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हार्पून मिसाइल, जिसे बोइंग द्वारा विकसित किया गया, एक ओवर द होरिजन ऑल वेदर एंटीशिप हथियार है। अब ध्यान रखना, देश आपसे पूछे तो अमेरिका है, लेकिन कोई कंपनी पूछ ले कि हार्पून मिसाइल का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया, तो वो है बोइंग। ध्यान रखना, कौन सी है? बोइंग कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया था। तो ये डिटेल आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना यानी कि पीएमई ड्राइव का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना के तहत इसकी शुरुआत की? तो ये की है भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की है। कहां से? भारी उद्योग जो मंत्रालय है उसने नई दिल्ली से पीएमई ड्राइव का शुरुआत है, यानी कि पीएमई ड्राइव योजना की शुरुआत की है। देखो, भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना पीएमई ड्राइव का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मोदी जी ने कह दिया भी भारत है ना, वो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है? नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? तो ये किया है तेलंगाना के अंदर है। और अब की बार तो सीएटी के अंदर तो तेलंगाना से ये नीति आयोग से हर प्रकार से प्रश्न आया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अब तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं? पता नहीं घुमा फिरा कर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इतने प्रश्न आए हैं, पूछो मत। तो नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना के अंदर है। और सीएटी 12वीं लेवल वाले विशेष तौर से नीति आयोग के बारे में अच्छी तरीके से सारी डिटेल पढ़ लेना। तो नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमियों के लिए पहले राज्य चैप्टर का उद्घाटन किया, जिसमें WE हब नोडल संगठन के रूप में ये कार्य करेगा। महिला उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और संसाधन प्रदान करना, जिससे उनके व्यवसाय का विकास हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिला के रिलेटेड जो क्षेत्र है ना, वहां पर उनका समर्थन करना, उनका संसाधन प्रदान करना, जिससे उनके व्यवसाय का विकास हो सके। तो इसलिए उन्होंने पहले चैप्टर का उद्घाटन कहां पर किया? तेलंगाना के अंदर किया है। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए
G7 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये किया है किसने? G7 सम्मेलन का आयोजन किया इटली की प्रधानमंत्री। कौन है इटली की प्रधानमंत्री? इटली की प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा भी मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए जी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? इटली के अंदर। तो 2 अक्टूबर 2024 को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई है। कि अलग अलग नेता का आयोजन कर दिया उन्होंने। इसके अलावा मैं आपको और चीजें बता देता हूं। तो इसके अलावा G7 घूर्णन अध्यक्षता संभालते हुए इटली ने तनाव के बीच एक कूटनीतिक समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई। विशेष रूप से इजराइल, लेबनान सीमा और ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी कि G7 की घोषणा अध्यक्ष संभालने के तनाव के बीच एक कूटनीतिक समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई है। और ये जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है वो 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इटली के फसानो में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आई है G7 की। तो G7 के अंदर आपको बताया 7 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? नाम बता देता हूँ। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इटली तो मेजबान देश हो गया, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय संघ है। तो ये 7 देश G7 के अंदर शामिल है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ये लो, बड़ा गजब का प्रश्न आ गया अभी। किस देश ने? संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनके देखो देश के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अपने देश के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये किसने लगा दिया? ये लगा दिया इजराइल देश ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने लगा दिया? इजराइल ने कहा कि मैं अब एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश करने नहीं दूंगा। देखो मुख्य तथ्य, इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर, यानी कि ये समझो भी ईरान की ओर से जो मिसाइल है उन्होंने हमले की निंदा नहीं की थी, तब इजराइल ने कहा कि अब एंटोनियो गुटेरेस पर मैं देश के अंदर प्रतिबंध लगा दूंगा। इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल काटस ने कहा कि वो एक अवांछित व्यक्ति हैं, हमने उनके इजराइल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा काटस ने कहा कि जो कोई इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा नहीं कर सकता वह इजराइल में प्रवेश करने का हकदार नहीं है। ये उन्होंने कहा कि इजराइल पर ईरान का जो हमला करता है ना, अगर उसकी कोई निंदा नहीं करेगा तो हम उसको इजराइल में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा नहीं की, तब उन्होंने कहा कि देश के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे हम आपको। हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसको अध्यक्ष चुना है? इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसको अध्यक्ष चुना? तो ये चुना है M.V. श्रेयस कुमार को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? M.V. श्रेयस कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो भारतीय समाचार पत्र समाज INS जो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है, इसने 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। इसमें प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रिंट मीडिया के हितों को बढ़ावा देने अपने गौरवमयी इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। बस इतना याद रखना है कि भारतीय समाचार पत्र के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं। कौन है ये? M.V. श्रेयस कुमार है बन चुके हैं, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए। ये PDF, ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। अब आपको मैं एक सूचना दे देता हूँ। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन करवाते हो ना, उनको अच्छे तरीके से पूरी डिटेल के साथ में करवाया करो, ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके। तो मैं आपको उन विद्यार्थियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि जिस प्रकार मैं प्रश्न लेकर आ गया, तो उसके बावजूद भी मैं उसके बारे में आपको खूब सारी डिटेल बताऊं, खूब सारा उसके साथ में जीके ऐड कर दूं, तो इसका मतलब है अपना समय बर्बाद करना। तो जाहिर सी बात है, जितना मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ना,
बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। मेरा मेन मकसद यही है कि आपका जो क्वेश्चन करवाऊं वो एग्जाम के अंदर आना चाहिए, और ये आपको सभी को पता भी एग्जाम के अंदर आ रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न। अब इंडिया और राजस्थान की अलग बात है, क्योंकि राजस्थान तो अपने राज्य की बात है, तो वहां पर क्वेश्चन क्या थोड़ा गहराई से आता है। अब करंट में आएगा तो योजना वगैरह गहराई से आ सकती है, लेकिन ये इंडिया इंटरनेशनल है, इसमें खूब सारा करंट बनता है, लेकिन करंट सीधा सीधा ऊपर वाला आएगा। इसमें आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गहराई में जाने लगे भी ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसने कैसा क्यों किया, इस प्रकार पढ़ोगे तो आप बाकी का सब करंट भूल जाओगे। तो इसलिए जितनी मैं आपको 15 मिनट की क्लास दे रहा हूँ उस अच्छे तरीके से उसको अध्ययन करो। अपना मेन मकसद ये है भी एग्जाम के अंदर अपना करंट का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बस यही अपना मेन मकसद लेकर चलो। इतना नहीं है वे अपने बस उद्देश्य वगैरह पढ़ लेते हैं, सीधा ही पढ़ा दिया बस वहाँ। तो आपने आपको पता है 15 मिनट की क्लास है, जितना मैं आपको दे रहा हूँ मैटर उतना पढ़े। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर रहे। तो ये थे जमैका के प्रधानमंत्री। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। भावना कांत, साधना सक्सेना नायर, अनामिका बी राजीव, आरती सरीन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी CAT वगैरह है, RS वगैरह है, आज भी इन पर 50% का ऑफ रहेगा, ठीक है, तो ये आप जो इन्हें कर सकते हो। बाकी CAT पशु परिचय के लिए स्पेशल अलग से करंट की टेस्टरी चल रही है, मात्र 50 रुपए के अंदर, ये भी आप जो इन्हें कर सकते हो। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।